आज की पहली न्यूज़ है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा। इमैनुअल मैक्रोन जब इंडिया आए थे तो ये फ्रांस क्यों इंडिया आया था। अब भाई फ्रांस इंडिया आएगा तो फ्रांस को कुछ काम होगा। तो फ्रांस को जो काम था मेन वो था कि हमने 126 जो थे राफेल जेट फ्रांस से खरीदे हैं और ये हज़ारों करोड़ की डील थी। तो भाई फ्रांस को अगर अपने जेट बेचने हैं हमको तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया आना पड़ेगा, और इंडिया आके सूखा सूखा तो काम चलेगा नहीं, हमको कुछ देना भी पड़ेगा। तो यहाँ से ये न्यूज़ निकल के आती है कि इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आए हैं 17 फरवरी 2026 से लेकर के 19 फरवरी 2026 तक 3 दिन ये इंडिया में रहेंगे और ये अपनी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो के साथ इंडिया पहुंचे थे। अब इनका जो काम शुरू हुआ, सबसे पहले कहा गया कि हमारी जो पार्टनरशिप इंडिया के साथ वो है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वो ग्लोबली भी है, स्पेशल भी है और स्ट्रेटेजिक भी है। ठीक है, तो स्पेशल पार्टनरशिप पहली चीज़ का क्या कही गई कि फ्रांस और इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्या ये मैक्रो जो है पहली बार ही इंडिया आए थे? नहीं। फ्रांस के साथ जो हमारा काम शुरू हुआ वो हुआ 2018 में मेनली। वैसे तो संबंध हमारे काफ़ी पुराने हैं, लेकिन हमने जो इनके करीब जाना शुरू किया वो कब जाना शुरू किया? सबसे पहले वो 2018 में इंडिया आए, फिर 2023 में G20 में शामिल होने इंडिया आए, फिर 2024 में उनको हमने अपनी जो रिपब्लिक डे की परेड थी उसमें चीफ गेस्ट बनाया, और अब वो 2026 में फिर से इंडिया में आ रहे हैं। तो भाई कोई देश हमारे इतने चक्कर क्यों काट रहा है? सिंपल सी बात है, उसको कुछ हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बेचना है, और वो ज़्यादा बड़ा क्या था? वो था राफेल। तो सबसे पहले जो पहली न्यूज आई, जो सबसे पहले काम की इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है ये वाली न्यूज में। क्या आया भाई? न्यूज में आया कि 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन मनाया जाएगा। 2026 को क्या मनाएंगे? इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ये सब तो चलो ठीक है, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। मोटी मोटी बातों के बाद क्या कहा गया, एक और न्यूज निकल के आई। वो न्यूज क्या थी वो पढ़ते हैं भाई। न्यूज ये थी कि होराइजन 2047 रोड मैप जारी किया गया। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है साहब, 2047 तक भारत चाहता है कि हम विकसित बने। तो फ्रांस ने कहा मैं आपके साथ 2047 तक खड़ा हूँ, जो चाहिए हमें बोलो, हमें पैसा चाहिए, आपको सामान हम देंगे, बराबर देंगे। तो इंडिया ने कहा ठीक है भाई। तो ये जो अगर आपसे कभी कोई पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज दिस होराइजन 2047, तो होराइजन 2047 जो है इंडिया एंड फ्रांस का एक रोड मैप है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो वीज़ा की सुविधा दी गई, ट्रांजिट वीज़ा, ये तो जर्मनी ने भी दी थी। अगली न्यूज क्या है कि भाई ट्रांजिट वीज़ा दे दिया जाएगा, तो ये तो हमको जर्मनी ने भी दी थी। अब जो मेन कहानी शुरू होती है, मेन कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, और यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू होती है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई वो आई हैमर मिसाइल। इंडिया ने कहा कि ऐसा है बाबू, हम राफेल जेट ले लेंगे आपसे, ये जो आपकी हैमर मिसाइल है इसका अगर आपको अब उत्पादन करना है, अगर इसको आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आप इंडिया में लगाओ एक प्लांट, और हमारे साथ जॉइंट वेंचर बनाओ। जॉइंट वेंचर हम असेंबल नहीं करेंगे कि आप पुर्जे वहाँ से लेकर के आओगे और हमारे यहाँ पे जोड़ दोगे ना। आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। हमारी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, हमारी ये कंपनी क्या है? BEL। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है वो क्या है? BEL। तो हमने कहा कि हमारी BEL के साथ और आपकी जो कंपनी है सेफ्रॉन, वो दोनों मिलकर के इंडिया में विद इन इंडिया इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हमने हैमर मिसाइल क्यों मांगी और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज दिस हैमर मिसाइल? अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज दिस हैमर मिसाइल सिस्टम। अब ये हैमर मिसाइल सिस्टम क्या है भाई? हैमर मिसाइल सिस्टम अनगाइडेड बॉम्ब्स को, जिन बॉम्ब की कोई गाइडेंस ना हो, जिन बॉम्ब को ये ना पता हो कि कहाँ जाएगी, उसको कन्वर्ट कर देती है प्रिसीशन स्ट्राइक में। प्रिसीशन स्ट्राइक का मतलब कि एग्जैक्टली कहाँ पे तुम्हें हिट करना है। यहाँ आप 125 किलो का बॉम्ब रख के ले जा सकते हो, उसमें 250 किलो का बॉम्ब रख के ले जा सकते हो, उसमें
500 किलो का बम रख के ले जा सकते हो और 1000 किलो का बम रख के ले जा सकते हो। अभी तक ये मिसाइल तो फ्रांस के पास थी। हमने कहा नहीं, अगर भाई राफेल हमें बेचने हैं तो हैमर मिसाइल भी हमारे साथ ही बनानी पड़ेगी आपको। सिंपल चीज़ें समझ गए। फ्रांस ने कहा जी बनाते हैं आपके साथ। तो ये 4 तरीके के इसमें बम रखे जा सकते हैं। ये जो है गाइडेंस कैसे करती है, गाइड कैसे करती है ये मिसाइल, गाइड, इस मिसाइल को गाइड किस तरीके से कहते हैं, तो जीपीएस के थ्रू या आईएनएस के थ्रू या इंफ्रारेड के थ्रू या लेजर्स के थ्रू। इसकी रेंज कितनी है, ये 70 किलोमीटर तक वार कर देती है, 70 किलोमीटर। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये हैमर मिसाइल क्यों चाहिए थी, व्हाई वी नीड हैमर मिसाइल, ये एक्यूरेटली अपना निशाना बना देती है। अगर कोई दुश्मन देश सोचे कि भाई मैं आपका जैम कर दूंगा, आपका इंटरनेट जैम कर दूंगा, या फिर मैं आपका जीपीएस बंद कर दूंगा, या फिर ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल जब जीपीएस आपको ना मिले, तो भी ये सटीकता के साथ वॉर करती है। अब सपोज कीजिए हमने यहाँ से टारगेट बना कि चलो भाई हम जो है अपने मित्र देश के ऊपर फेंकते हैं, और हमने अपने मित्र देश का एक शहर चुना, सपोज करो कोई भी चुन लिया, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने जीपीएस बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि यार मिसाइल को कैसे पता चलेगा, तो भाई साहब ये जो हैमर मिसाइल है, हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा। हैमर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हथौड़ा। तो हैमर मिसाइल को जीपीएस डिनाइड इन्वायरमेंट में भी ये काम करती है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये इसकी खास बात है। और इंडिया ने कहा है कि आपकी जो कंपनी है सैफरॉन, कौन सी कंपनी है, सैफरॉन, और हमारी बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये दोनों मिल करके अब इसको मैन्युफैक्चर करेंगी, उत्पादन करेंगी इसका। तो हमें हमारे साथ बनानी पड़ेगी आपको। फ्रांस ने कहा ठीक है बना लेंगे भाई, मैन्युफैक्चरिंग हमने इसकी ले ली। तो जो पहली न्यूज आई वो हमने कवर कर ली। दूसरी न्यूज क्या आई निकल के, दूसरी न्यूज भी आई होगी भाई कुछ ना कुछ। दूसरी न्यूज क्या आई, हमने कहा कि देखो ठीक है, आपके पास एक विमान है H-25, कौन सा 25, H-25, आपका बहुत अच्छा विमान है H-25। आपको कर्नाटक में, कर्नाटक का जो एक जगह है दैट इज कॉल्ड वेमागल, यहाँ पे हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस, इसके साथ मिलकर के इसको असेंबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। अब इससे क्या फायदा होगा इंडिया को, इंडिया ने कहा कि इंडिया और फ्रांस ज्वाइंटली H-125 हेलीकॉप्टर्स को, अगर आपको दुनिया में किसी को ये हेलीकॉप्टर बना के बेचना है, फ्रांस बाबू सुन लीजिए ध्यान से, अगर आपको ये किसी को भी बेचना है तो आपको हमारे यहाँ पे आकर के बनाना पड़ेगा। इसमें हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप मैन्युफैक्चर करो हमारे साथ, आप सारे पुर्जे उर्जे अपने घर से बना के लाओ, लेकिन जोड़ेंगे तो हम। जोड़ने का हमें क्या फ़ायदा होगा, पहली चीज़ एम्प्लॉयमेंट, दूसरी चीज़ हम टेक्नोलॉजी तो देख ही रहे होंगे, तीसरी चीज़ दुनिया में किसी को भी खरीदना है तो उस पर क्या ठप्पा लग के जाएगा, मेड इन इंडिया। क्या लग के जाएगा, मेड इन इंडिया, इंडिया में बना है ये, इंडिया में असेंबल हुआ है ये। भाई बात तो कुछ भी हो लेकिन जाएगा तो इंडिया का भी नाम ना। तो हम मेक इन इंडिया को अब मेक फॉर द वर्ल्ड बना रहे हैं। इसको मेंस में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन रहा है। ये मेंस का कोट बहुत ही शानदार रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें जब हम यहाँ पे असेंबल करेंगे, अब तुम एक बात सोच के देखो, अगर H-125 इंडिया और फ्रांस बेंगलुरु में, कर्नाटक में इसको असेंबल भी कर रहे हैं टाटा के साथ मिल करके, तो एक मोटी सी बात ये सोच के देखो कि वो हर एक पुर्जा थोड़ा ही फ्रांस से ला सकते हैं। वो इंजन ले आएंगे, वो मोटी मोटी चीज़ें ले आएंगे। अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो मीडियम चीज़ें हैं, जो स्मॉल चीज़ें हैं, वो तो इंडिया का जो MSME सेक्टर है वो ही बनाएगा ना। और MSME सेक्टर में क्या होता है, लेबर होती है। जितना ज़्यादा सामान बनेगा उतना ज़्यादा लेबर को काम मिलेगा, जितना ज़्यादा लेबर को काम मिलेगा तो लेबर इंटेंसिव होगी, तो लोगों की जेब में पैसा जाएगा, लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो भाई जब लोगों की जेब में पैसा जाने लगता है तो लोग खर्च भी ज़्यादा करते हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं। जब स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं तो फैक्ट्रियाँ और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। अब एक वर्कर है, उसकी जेब में 1000 रुपये रोज आ गए
तो भाई वो खर्च करेगा, वो ब्रेड खरीदेगा, वो दूध खरीदेगा, तो और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सारी फैक्ट्री चलने लगेगी, और जब सारी फैक्ट्री चलने लगेगी तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगेगी। इसी तरीके से इसको अगर आप एक लाइन में समझेंगे तो ऐसे ही इकोनॉमी का पहिया घूमता है। अब ये जो दूसरी न्यूज हुई H125, ये भी हमने कवर कर ली। तीसरा हमने फ्रांस को कहा कि देखो ऐसा है भाई, हमारे यहाँ पे आपको कानपुर में, हमारे यहाँ पे क्या, कानपुर में एक नेशनल जो स्किल है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। क्या है हमारे यहाँ पे? NSTI, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना पड़ेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, फ्रांस ने बोला ये किस चीज़ का बनाऊँ भाई? तो हमने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस चीज़ का बनाना पड़ेगा। किस चीज़ का? एरोप्लेन्स का। अच्छा जी, और ये किस कार्यक्रम के अंदर होगा? ये प्रधानमंत्री सेतु कार्यक्रम के अंदर होगा। अब यहाँ से 3 चीज़ें निकल के आती है। सबसे पहली चीज़ तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में हमारा। दूसरा, एक स्कीम चला रखी है PM सेतु। चलिए साहब देखते हैं भाई क्या चला रखा है ये। हमने सबसे पहले कहा कि देखो ऐसा है जी, एविएशन में, एविएशन की स्किलिंग सीखनी है हमें। क्या सीखनी है? एविएशन स्किलिंग। और ये कहाँ पे बनेगा? कानपुर में। कहाँ बनेगा? कानपुर में। किसके अंडर बनेगा? PM सेतु के अंदर। PM सेतु के अंदर। और ये किसके थ्रू बनेगा? NSTI के। तो NSTI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल स्किल ट्रेनिंग, ये हो गया ट्रेनिंग और ये हो गया इंस्टीट्यूट। उसके बाद में जब ये सब काम हो गया आपका, तो उसके बाद में आपने कहा कि व्हाट इज दिस PM सेतु। तो PM सेतु जो है वो कुछ नहीं है भाई, हमारा जो है इंडिया का एक वोकेशनल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक सपना है कि अगर हम यूथ को एम्पावर करेंगे तो हम एम्पावर करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज को, और इसी तरीके से विकसित भारत हमारा हो पाएगा। इसके लिए PM सेतु के लिए देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, PM सेतु के लिए हमने क्या किया है? हमने 60,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। कितना? 60,000 करोड़ का। यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें ट्रांसफॉर्म करना है पूरे भारत के। इसका लक्ष्य क्या है कि 1,000 ITI जो सेक्टर हैं, ITI जो है हमारे पास, ITIs, उनको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? और इसके थ्रू, PM सेतु के थ्रू, PM सेतु ऐसे क्या बनेगा? ऐसे बनेगा स्किल। क्या बनेगा? स्किल। तो हमें क्या करना है? स्किल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया PM सेतु के थ्रू कामयाब चीज़। उसके बाद में हमारी जो अगली न्यूज निकल के आई, हमने फ्रांस को कहा कि चलो ठीक है, इतना कुछ दे ही रहे हो तो अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे ना बहुत बड़ी जनसंख्या है। फ्रांस ने कहा जी बिल्कुल है, इस चीज़ से तो मैं भी मना नहीं कर सकता, हम अपने लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं देना चाहते हैं। फ्रांस ने कहा बिल्कुल देनी चाहिए। हमने कहा हम हेल्थ में देना चाहते हैं। फ्रांस ने कहा बिल्कुल देनी चाहिए। हमने फ्रांस को कहा तुम्हारे पास बहुत अच्छा AI है। फ्रांस ने कहा हाँ है। तो बाबू एक काम करो, एक इंडियन फ्रेंच सेंटर खोलो। किस चीज़ का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल साइंस का। कहाँ पे? एम्स में, दिल्ली के एम्स में इंडिया फ्रांस कैंपस खोला जाएगा। कहाँ पे? AI इन ग्लोबल हेल्थ, एम्स नई दिल्ली में। ये रहे फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब और ये रहे एम्स के डायरेक्टर साहब। चलो मिलाओ हाथ, आओ फैंटा पिलाते हैं अब आपको। भैया हमको आपकी AI चाहिए क्योंकि हमें अपनी हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा करना है। भैया अगर AI आएगा तो सिस्टमेटिक काम होगा हेल्थ में। दूसरी चीज़, AI आएगा तो छोटी छोटी बीमारियों का इलाज हम जो है ऑनलाइन भी कर पाएंगे। हम उस पूरे चैनल को इंटीग्रेट कर सकते हैं आपस में। डॉक्टर्स की तो वैसे ही कमी है अपने पास, जनता इतनी है, बीमार रहती है सब, ज़्यादातर लोग बीमार भी रहेंगे। तो भाई हर कोई डॉक्टर के पास थोड़ी जाएगा। तो उनको E-गवर्नेंस के थ्रू किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हेल्थ को अपनी बेटर कर सकते हैं। तो हमने कहा फ्रांस फटाफट AI दे हमको और अपना कैंपस खोलो और हमें सिखा कि हम इस चीज़ को कैसे बेटर कर सकते हैं। फ्रांस ने कहा चलो ठीक, ये भी मान लिया आपकी बात।
और बताओ क्या चाहिए, लेकिन राफेल खरीदने पड़ेंगे। फ्रांस की एक ही शर्त है कि भाई राफेल खरीदने पड़ेंगे। हमने कहा अरे रुको, अभी कहाँ कंप्लीट हुआ है मैटर। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है, हमें ये भी चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स भी चाहिए। फ्रांस ने कहा इसमें क्या चाहिए भाई आपको मुझसे। अब हमने फ्रांस को समझाया कि देखो इधर आओ, हमारे पास आओ। हमने फ्रांस को समझाना शुरू किया कि देखो बाबू ऐसा है, अगर हम तुमसे क्रिटिकली मिनरल्स लेंगे तो हमारे पास, इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास जो है ना, सबसे पहले समझो, इंडिया के पास, हमारे पास रिजर्व्स बहुत हैं। हमने ब्राज़ील वाली पिछली वीडियो में न्यूज़ में पढ़ा था कि हमारे पास रिजर्व्स नंबर 3 है दुनिया में। हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, और फ्रांस का जो एक्सपर्टीज है वो उनकी प्रोसेसिंग में है। तो हमें तुमसे प्रोसेसिंग सीखनी है कि इनको बाहर कैसे निकाले, पहली चीज़। फिर हमें यह सीखना है कि हम इसको रिसाइकिल कैसे करें, दूसरी चीज़। फिर हमको ये सीखना है कि भाई हम हाईटेक जो मैन्युफैक्चरिंग है अच्छी टेक्नोलॉजी लगा के वो कैसे करें। फ्रांस क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है। हमने कहा कि हमारे साथ जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाओ, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें स्किल सिखाओ, हमारे लिए इन्वायरमेंट और सोशल स्टैंडर्ड्स अच्छे करो, और बायलैटरल ट्रेड और इनोवेशन में पैसा लगाओ। ये सब हमें आपसे चाहिए। इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है, इंडिया का इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अभी हमें लिथियम भी मंगाना पड़ता है बाहर से, और कोबाल्ट भी मंगाना पड़ता है। और ये सब किस लिए ज़रूरी होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर हम अपना ही प्रोसेस करने लगेंगे, अगर हम अपना ही मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, अपना ही हम रेयर अर्थ मटेरियल ज़मीन से निकाल पाएंगे, तो हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करेंगे। फ्रांस ने कहा हाँ भाई मैं आपको एक्सप्लोर करना भी सिखा सकता हूँ भाई, हमें एक्सट्रैक्ट कर, हमें सबसे पहले तो ये सिखा कि उसको ढूंढा कैसे जाए। हमारे पास रिजर्व्स हैं लेकिन कहाँ हैं। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर हमको उसको बाहर निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ज़मीन के अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर हमको तीसरा सीखा प्रोसेस करना। प्रोसेस का मतलब अलग अलग छांटना उनको। अब मिट्टी, कूड़ा, करकट इतना कुछ निकलेगा। फ्रांस ने कहा ठीक है सिखा दूंगा। नंबर 4 हमें रिसाइकलिंग सीखना है, एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल कैसे बनाएं, रिसाइकिल कैसे करें। फ्रांस ने कहा सिखा दूंगा, राफेल खरीद लो। तो बस ये 4 चीज़ें हमने फ्रांस से सीखी। अब आपसे अगर मेंस में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दिस इज फॉर मेंस। अब मेंस का ये क्वेश्चन है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है ना, हम दमादम समझौते करते जा रहे हैं। हमने अमेरिका से किया, फ्रांस से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, ब्राज़ील से कर रहे हैं हम। ये समझौते अलग अलग क्यों हैं, और हम कैसे इस चीज़ को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कैसे मोल्ड करते हैं। अब हम समझाते हैं आपको कि कैसे अलग अलग है। देखो सबसे पहला जो समझौता है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हमने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि देखो हमारा एक भाई काबिल करके समझौता है। क्या करके समझौता है, काबिल। ये लो जी, काबिल समझौता आ गया। हमने कहा उनको कि देखो ऐसा है साहब, आपके पास माइनिंग है, आपके पास माइन है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, बस इस माइन से ऐसे जेसीबी से ये चीज़ें बाहर निकालो, ये ट्रक यहाँ से बाहर लेकर के जाएगा, ये ट्रक इसको मशीन में डाल देगा, मशीन में डाल करके ये चीज़ पोर्ट तक आ जाएगी, और आप हमें एक्सपोर्ट कर दो, बस हमें सिर्फ आप सामान दे दो। तो ये चीज़ हमने जब ऑस्ट्रेलिया को बोली कि भाई हमें सामान दे दो, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम इक्वालिटी। कौन सी इक्वालिटी, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है किसी चीज़ को रॉ मटेरियल के रूप में अप करना। अप का मतलब होता है वो चीज़ आप भेज दो हमें एक बार, फिर हम देख लेंगे क्या करना है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कहा कि भाई साहब आप हमको एक बार सप्लाई कर दो, और चीज़ें निकाल करके अपनी ज़मीन में से खोद खाद करके हमारे जहाज़ों पे चढ़ा दो, फिर हम देख लेंगे क्या करना है इन क्रिटिकल मिनरल्स का। ऑस्ट्रेलिया ने कहा ठीक है यार, बाकी टेंशन तुम लो। हमने बोला फ्रांस बाबू ज़रा आगे आओ, तुम्हारे यहाँ पे तो कोई खदान है नहीं। फ्रांस बोला जी जी मेरे पास कोई खदान नहीं है। हमने कहा भाई फ्रांस, हमें तुझसे सीखना है रिफाइनिंग करनी,
हमें तू टेक्नोलॉजिकल वैल्यू चेन देगा। क्या देगा हमको? तू टेक्नोलॉजिकल देगा। डाउन स्ट्रीम फोकस। डाउन स्ट्रीम का मतलब है अब चीज़ हमारे पास आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया से हमने मंगवा ली है और हमारे यहाँ पे डाउन आकर के वो चीज़ उतर गई है। अब जब वो डाउन स्ट्रीम में हमारे पास आ गई है तो अब तू हमें क्या देगा? अब तू हमारे लिए रिसाइकलिंग एफिशिएंटली करना सिखाएगा हमें कि हम इसको कैसे रिसाइकलिंग अच्छे से कर सके। तो अब हमें तू क्या देगा? तू हमें टेक्नोलॉजी देगा। अमेरिका से क्या चाहिए हमें? अरे हमने भाई इंडिया और यूएस ने क्या साइन किया है? इंडिया और यूएस कह रहा है कि भाई हमने अमेरिका को कहा है कि हमको मल्टीलेटरल सप्लाई चेन सिक्योरिटी चाहिए। कैसे चाहिए? हमने कहा है उनको कि भाई हमें जो है सेमीकंडक्टर लगातार पहुंचते रहने चाहिए, हम खरीदने को तैयार है। अगर अमेरिका बेचने को तैयार है तो हम खरीदने को भी तैयार है, और अगर हम खरीदने को तैयार है, अमेरिका को तो पैसा चाहिए ना। तो हमने सप्लाई तो निर्धारित कर ली सेमीकंडक्टर की। कहाँ से? हमने निर्धारित कर ली कि भाई सेमीकंडक्टर तो हमें देगा अमेरिका। फ्रांस हमें रिफाइन करना और रिसाइकिल करना सिखाएगा, और ऑस्ट्रेलिया हमें सामान भेजेगा। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क। समझ आ गई बात मोटी मोटी? फ्रांस ने कहा कि चलो भाई साहब अगर आपकी न्यूज हो गई हो तो क्रिटिकल मिनरल्स भी डील डन करते हैं। अब हमने कहा कि बस इतनी जल्दी थक गए क्या? हमारा एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रखा है तुम्हारे साथ, अब हम इसको भी अमेंड करना चाहते हैं। अब इसको पढ़ेंगे हम अगली न्यूज़ में कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है। तो एक राफेल के अगर आपको पैसे चाहिए तो बाबू पैसे हवा में नहीं मिलते, पैसे चाहिए तो कुछ देना भी पड़ता है। तो क्या क्या लिया हमने? सबसे पहले होराइजन 2047 आ गया। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 डिक्लेयर कराया हमने। हैमर मिसाइल को हम मैन्युफैक्चर करेंगे तुम्हारे साथ मिलके। H125 को हम असेंबल करेंगे इंडिया के अंदर। कानपुर में आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना पड़ेगा हमारे साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल साइंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खोलना पड़ेगा? कैंपस कहाँ पे खोलना पड़ेगा? एम्स नई दिल्ली में खोलना पड़ेगा। और क्रिटिकल मिनरल्स में भी हमें आपको टेक्नोलॉजी सिखानी ही सिखानी पड़ेगी। फ्रांस बोला ठीक है भाई, सब कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, बस मेरे राफेल खरीदो। मोदी जी ने कहा अरे अभी कैसे, अभी तो बबुआ रुको, अब तुम हमसे इतना पैसा कमा रहे हो तो थोड़ा पहले पिछली चीज़ों पे बात कर ली जाए। अब भाई पिछली चीज़ों पे क्या बात की जाए? अब यहाँ से शुरू हुआ मामला नेक्स्ट न्यूज का। इंडिया ने सबसे पहले फ्रांस के साथ जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था उसको ख़त्म कर दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है भाई, और इसका क्या मतलब है, और ख़त्म क्यों कर दिया? चलो भाई पहले पढ़ते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। इंडिया ने रिमूव कर दिया फ्रांस के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का अपना दर्जा। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले समझो कि मैं आपको थोड़ा कहानी समझाता हूँ। कुछ देश देखो, ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, ये जो क्लोज है, ये WTO के अंडर दिया गया था। WTO। अब दो मोटे मोटे देश होते हैं, समझो। अब दो मोटे मोटे देश होते हैं, जैसे रसिया है। अब समझना रसिया है। रसिया को व्यापार करना है दो देशों के साथ। ऑब्वियस सी बात है, किसी के साथ संबंध अच्छे होते हैं, किसी के साथ संबंध खराब होते हैं। रसिया को अगर व्यापार करना है इंडिया के साथ, और रसिया के पास एक टॉफ़ी है, सिर्फ एक टॉफ़ी है, वो चाहे तो इंडिया को बेच ले, वो चाहे तो पाकिस्तान को बेच ले। तो भाई इंडिया कह रहा है मैं 2 रुपये दूंगा, पाकिस्तान कह रहा है मैं 3 रुपये दे दूंगा, मुझे दे दे। रसिया की मर्जी है। लेकिन अगर रसिया और इंडिया बोला यार तू तो पाकिस्तान को कभी भी दे देगा, तू एक काम कर, मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर, मैं तेरा फेवर्ड हूँ कि नहीं, मैं तेरा फेवरेट हूँ कि नहीं, मैं तेरा दोस्त हूँ कि नहीं, हम तो भाई भाई है ना। रशिया ने कहा हाँ हाँ ठीक है, हम भाई भाई हैं। तो मैं और तू एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि मुझे प्रायोरिटी दी जाएगी हर चीज़ में। तो भाई WTO में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये बात कही गई कि भाई कुछ देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रहे हैं,
तो ये तो गलत है ना। अब पाकिस्तान तो रोएगा ना इस चीज़ पे कि यार तुमने इंडिया को क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया, अब हमारे साथ तो गड़बड़ हो गई ना। तो WTO ने कहा कि अगर कोई देश किसी देश को कोई भी एक चीज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन के थ्रू दे रहा है, मतलब टॉफी में तुमने रुपए कम कर दिए, तो जब वो देश WTO के किसी भी मेंबर को टॉफी बेचेगा तो वो उसी रेट पे बेचेगा जो उसने मोस्ट फेवर्ड नेशन को दी है। भेदभाव नहीं होने देंगे हम। अगर उसको तुमने टॉफ़ी 1 रुपये में दी है तो तुम 166 देशों को भी 1 रुपये की ही टॉफ़ी बेचोगे। यानी कि एक तरीके से आपको टैक्स में क्या देनी पड़ेगी, टैक्स में रिबेट देना पड़ेगा, छूट देनी पड़ेगी दूसरे देशों को भी, ना चाहते हुए भी। अब सपोज करो इंडिया का और फ्रांस का एक समझौता है, हम फ्रांस को सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं क्योंकि फ्रांस हमारा दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान तो हमारा दोस्त नहीं है ना। तो जो हम फ्रांस को मोस्ट फेवर्ड नेशन के थ्रू दे रहे हैं, तो भाई साहब हमको ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को भी वो चीज़ कम रेट में बेचनी पड़ेगी। इंडिया ने कहा इसका तो कुछ करना पड़ेगा रे बाबा। अब अगर इसका कुछ करना पड़ेगा, ये समझ गए, तो इंडिया ने कहा कि भाई ऐसा है, व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन, इफ इंडिया गिव टैक्स बेनिफिट, यदि भारत टैक्स का बेनिफिट किसी एक देश को देता है, किसी एक देश को देता है, किसके अंडर, मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर, तो यही सेम बेनिफिट दूसरे देश भी ऑटोमेटिकली मांग लेंगे। तो इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि भाई साहब हम फ्रांस को मोस्ट फेवर्ड नेशन से हटा रहे हैं, हम तो नहीं मानते फ्रांस को मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो यानी कि अब जितना कुछ हम फ्रांस के साथ डील कर रहे हैं उसको हम टैक्स छूट में नहीं रखेंगे। तो यानी कि हम दुनिया पे बाध्य थोड़ी हैं कि हम दुनिया को भी सस्ता सामान बेचेंगे। अब हम फ्रांस से बायलैटरल डील करेंगे। देखो, फ्रांस कैन नो लॉन्गर ऑटोमेटिकली डिमांड द सेम टैक्स बेनिफिट। अब फ्रांस वो ऑटोमेटिकली डिमांड नहीं कर सकता हमसे कि भाई जो टैक्स बेनिफिट आप दूसरे देशों को दे रहे हो वही सेम मुझे दो। नहीं भाई, एक एक बंदे को आके हमसे बात करनी पड़ेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर पैसा हमारे पास है, इकोनॉमी हमारी मजबूत चल रही है, वर्क लेबर हमारे पास है, अब छूट वूट वाला सिस्टम गया। मोदी जी का सीधा कहना है अब छूट ना मिलेगी भैया, अब तो जो पैसा देगा, जो हमसे 1 by 1 बात करेगा उसका काम होगा। अब जो है टैक्स रूल्स जो हैं वो केवल डायरेक्ट ट्रीटी के थ्रू फाइनल होंगे। अब तो सीधा बात करनी पड़ेगी हमसे। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो होता है वो क्या होता है भाई, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको सभी WTO मेंबर्स का। यदि आपने किसी को मोस्ट फेवर्ड बना लिया है तो किसी एक मेंबर को कोई अगर आपने बेनिफिट दिया है तो वो सभी पे एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किस तरीके से रिवोक किया जाता है, कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, लेकिन मेंबर्स जो है उसको हटा सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो फ्रांस को कहा कि चलो ठीक है भाई, सबसे पहली चीज़ समझिए आप, हम आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज को ख़त्म कर रहे हैं। भाई बुरा मत मानना, लेकिन ये हमारे लिए नुकसान की बात है भाई। अगर हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे के रखेंगे, समझ गए ना आप लोग, तो हमारे लिए ही तो नुकसान है, क्योंकि हमें दुनिया के सारे देशों को वो चीज़ छूट पे बेचनी पड़ेगी। भाई अगर तुझे हमसे बेनिफिट चाहिए तो तू हमसे डायरेक्ट 1 by 1 बात करना यार, तू तो हमारा दोस्त है, भाई है, तुझे क्या दिक्कत है हमसे। फ्रांस ने कहा ठीक है हटा दो, कोई बात नहीं। अब हमने कहा अरे रुको बाबू, अभी कहाँ, तुम्हारी बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ पे काम करती हैं। फ्रांस ने कहा हाँ करती तो है। अब करती है तो वो अब हमारे यहाँ से क्या कमाती है, वो डिविडेंड कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, बिल्कुल कमाती है। फ्रांस ने बोला हाँ कमाती तो है। बाबू इस पे जो टैक्स देते हो तुम हमें, वो गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है, पहले हम छोटा हो या कोई बड़ा कमाने वाला, उससे 10% टैक्स लेते थे। कितना लेते थे, 10% टैक्स। अब भाई साहब बड़े को तो 10% में दिक्कत नहीं आती थी। पहले हम कितना लेते थे, यहाँ पे देखो भाई, ये रहा, पहले हम कितना लेते थे, 10% टैक्स लेते थे। हमने कहा ये अब नहीं चलेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो सब्सटेंशियल
शेयर होल्डर हैं सब्सटेंशियल शेयर होल्डर क्या होते हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, उनसे तो लेंगे हम 5%, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनसे लेंगे हम 15%। समझ गए? अब हमने इस 10% को क्या किया, हमने कहा छोटे लोग 5% देंगे और बड़े लोग 15% देंगे। फ्रांस ने कहा ठीक है, मान लेंगे। फिर हमने कहा कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, बड़े निवेशक है, ठीक है, अगर आप कोई भी फ्रांसीसी बंदा, यदि कोई भी फ्रांसीसी इन्वेस्टर किसी इंडिया कंपनी में 10% की हिस्सेदारी खरीदता है या उससे ज़्यादा खरीदता है, तो उस पर लगने वाले टैक्स को हम घटा के 5% कर देंगे। लेकिन उसकी एक शर्त होगी भाई, उसकी एक शर्त ये होगी कि आपको सबसे पहले इंडिया की कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदनी पड़ेगी। अब आपको लग रहा होगा इससे क्या फ़ायदा होगा। अरे भाई, अगर सपोज करो भारत की 50 कंपनियों में, देखो हमने कहा या तो तुम हमें 15% टैक्स दो। अब इंसान की फितरत एक जैसी होती है, वो चाहे फ्रांस का इंसान हो या हम हो, पैसा हर कोई बचाना चाहता है। जब वो पैसा बचाने के लिए चाहेगा तो हमने उसको दूसरा इन्वेस्टमेंट दिया है, दूसरा तरीका दिया है कि भाई तू एक काम कर, तुझे 5% देना है ना टैक्स, 10% बचाना है ना, तो ये 10% का 10% उठा के तू हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, पैसा तेरा का तेरा रहेगा और तुझे को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जब चाहिए ना भाई, जब चाहे ना तू अपना पैसा वापस निकाल लियो, बंदा खुश हो गया। लेकिन भाई इंडिया में तो पैसा आ गया ना, हमारी कंपनी में तो फ्रांस का जो इन्वेस्टमेंट है वो आ गया ना। अब हमारी कंपनी, अब जब बंदे का इन्वेस्टमेंट हो गया हमारी कंपनी में, तो जो नुकसान होगा वो तो उसका भी होगा ना। और जब वो नुकसान उसका भी होगा तो उसको चाहते हुए ना चाहते हुए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी उसके पास है वो हमारी कंपनी में लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, बिजनेसमैन है वो। तो भाई कान को सीधा ना पकड़ के मोदी साहब ने कान घुमा के पकड़ दिया। भाई साहब अब तो देख साझेदार हैं हम, अब हम और तुम हैं गोतनी गोतनी, नुकसान होगा दोनों का होगा, घर बर्बाद होगा दोनों का होगा। तो जो तेरे पास बेस्ट है उसको फ्रांस से ले, जो तेरे पास टेक्नोलॉजी बेस्ट है सिखा हमें भी। तो हमारी दोनों हाथ में लड्डू और मुंह में रसगुल्ला, ये सिचुएशन है अभी। उसके बाद हमने कहा कि देखो ऐसा है, नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो न्यूज आई है मोस्ट फेवर्ड नेशन हमने रिमूव कर दिया, ये हमने पढ़ ली। अब एक और चीज हमने जो की है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत ध्यान से समझना। हमने कहा है कि हम एक फीस लेने जा रहे हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोविजन, और हम सर्विस पीई रूल्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और हम जो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को मजबूत करने जा रहे हैं, और हम अलाइनमेंट करने जा रहे हैं OECD के BEPS प्रिंसिपल्स के साथ। ये चारों की चारों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या हुआ है भाई, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहली चीज़ को समझ लेते हैं कि भाई ये जो FTS है ये क्या है, और ये जो सर्विस परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट जो रूल्स आए हैं ये क्या आए हैं, पढ़े। सबसे पहले हमने कहा है कि फीस लगेगी टेक्निकल सर्विसेज के लिए। अब ये क्या बवाल हो गया, हमने कहा है कि आप जो है टेक्निकल सर्विस लेते हैं। टेक्निकल सर्विस का मतलब क्या है भाई, टेक्निकल काम हमारे यहाँ का बंदा कर रहा है। एक बंदा बेंगलोर में बैठ कर के तुम्हारा सारा काम निपटा रहा है। गुड़गांव में, बेंगलोर में IT के लोग बैठे हैं ना, कंप्यूटर पे दिन रात घिस रहे हैं ना, बिल्कुल घिस रहे हैं। इंडिया ने कहा हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्निकल सर्विस। कौन सी सर्विस? टेक्निकल सर्विस। कहाँ का बंदा प्रोवाइड कर रहा है? भारत का। इसकी फीस कौन देगा? इसकी फीस कौन देगा? फ्रांस, तुम दोगे। तो अब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस शुरू कर दी है। अब ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे एक होगा सर्विस परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्लोज। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको परमानेंट सर्विस हमसे लेनी है, अगर आपको परमानेंट सर्विस हमसे लेनी है तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सर्विस परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट।
और हमें क्लियर कट आपको बताना पड़ेगा कि आप परमानेंटली हमसे सर्विस लेना चाहते हो या नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सर्विस परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है पीई, किसके साथ हुआ है? इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या होते हैं? ये एक इकोनॉमिक टर्म है कि भाई आपको टैक्स हमें देना पड़ेगा, आपको फीस हमें देनी पड़ेगी। मोटी मोटी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन चलता है आगे की तरफ। अब आगे की तरफ ये चलता है क्वेश्चन कि भाई इन्होंने एक चीज़ पूछी है कि OECD के प्रिंसिपल्स के थ्रू हम काम करना चाहते हैं। व्हाट इज दिस? एक सर्विस परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होती क्या है? ये जो रूल्स होते हैं ना, ये कहते हैं कि अगर किसी फॉरेन कंपनी मतलब किसी फ्रांस की कंपनी को, ठीक है, आपको एक क्रिएट करना है जिस पे टैक्स लगाया जा सके, क्रिएट अ टैक्सेबल बिजनेस प्रेजेंस इन अ होस्ट कंट्री। अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर के एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिस पे टैक्स लगाया जा सकता है और आपके एम्प्लॉयज स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे कि 90 दिन या 180 दिन, 3 महीना 6 महीना के लिए, या फिर 1 साल के अंदर विद इन अ 12 मंथ, यदि 1 साल के अंदर आपके कंपनी के एम्प्लॉयज 3 महीना या 6 महीना उस देश में रहते हैं, तो आपको वहाँ पे आप टैक्स देने से मना नहीं कर सकते उस देश को। भाई इंडिया का सिंपल कहना है, अगर तुम 3 महीने हमारे यहाँ पे आकर के बिजनेस कर रहे हो तो आप DTAA के थ्रू बच नहीं सकते। व्हाट इज दिस DTAA? DTAA होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, देखो मैं समझाता हूँ। DTAA क्या होता है? DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। इंटरनेशनली ये एक एग्रीमेंट किया हुआ है। अब देखो, जैसे अंबानी साहब है, अंबानी साहब अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, अंबानी साहब फ्रांस में भी काम कर रहे हैं और अंबानी साहब इंडिया में भी काम कर रहे हैं। अब अंबानी साहब ने कहा कि भाई मैं 2 जगह या 3 जगह थोड़े टैक्स दूंगा, मैं तो एक जगह टैक्स दूंगा, और मेरा देश जब भारत है, मैं इंडिया को जाकर के टैक्स दूंगा, मैं अमेरिका को टैक्स क्यों दूं? अमेरिका ने कहा हाँ यार, बात तो ठीक कर रहा है तू। भाई टैक्स तो तू इंडिया में देगा, तो अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ? अब कोई बंदा है, वो टैक्स तो वापस ले जाके अपने फ्रांस को देगा, तो इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। तू बिजनेस करके हमसे पैसा कमा के और टैक्स देगा तू फ्रांस को। इंडिया ने कहा इधर आ सुन, अगर तुझे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस से बचना है ना, कि मैं 2 जगह टैक्स क्यों दूं, मैं डबल टैक्स क्यों दूं, और उससे तुझे बचना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तू सर्विस परमानेंटली 3 या 6 महीने तो हमारे घर में पड़ा है, तू 90 दिन या 180 दिन तो 12 महीने में से हमारे घर में रहता है, टैक्स तो फ्रांस में देगा। ये ना चलो, ये नहीं चलेगा। मोदी जी ने साफ साफ बोल दिया ये नहीं चलेगा भाई। अगर तू परमानेंट सर्विस हमारे यहाँ पे कर रहा है, टैक्स हमें देगा, फ्रांस को नहीं। तो ये क्या हुआ? सर्विस परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। तो सर्विस परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि अगर आपकी परमानेंटली आप 3 महीने या 6 महीने का बिजनेस 1 साल में हमारे देश में कर रहे हो, तो टैक्स हमें दोगे। यहाँ तक कि समझ में आ गई? चलो भाई, अब इसमें जो है, इसमें कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि भाई आपको उसको काम करने के लिए, आपको वो काम करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए उस देश में। क्या होना चाहिए? फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक सर्विस परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट तभी मानी जाएगी जब आपका फिजिकली प्रेजेंस हो कंपनी का, कागजों में नहीं, मौके पे भी होनी चाहिए। और ड्यूरेशन थ्रेशोल्ड क्या है? अगर आप कहीं शॉर्ट बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो किसी देश में, तब ये लागू नहीं होता, तब पीई लागू नहीं होगा। ये तभी लागू होगा जब आप 90 दिन से ज़्यादा आप उस देश में रुक जाएं। तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। तो भाई हमारे तो मज़े ही मज़े आने वाले हैं, क्योंकि हमने अब दबना छोड़ दिया है दुनिया से। अब हम दबते नहीं हैं, अब हम सीधा बात डालते हैं। भाई हम तेरी चीज़ तब खरीदेंगे जब तू हमारी चीज़ें मानेगा। हम तेरे घर नहीं जा रहे कुछ लेने, तू हमारे घर आ रहा है। अब आपको लग रहा होगा फ्रांस इतना सब कुछ देने को कैसे रेडी हो गया? फ्रांस इतना सब कुछ हमें देने के लिए इसलिए रेडी हो गया क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है। Su-57, एक जहाज तो है Su-57 रशिया का, और एक है जहाज
राफेल फ्रांस का, और दोनों ही हमें बेचने को तैयार है। अरे जब तुम्हें हमारी ज़रूरत है, पैसा रशिया को भी चाहिए, यूक्रेन से युद्ध लड़ना है, पैसा फ्रांस को भी चाहिए क्योंकि इकोनॉमी को मजबूत रखना है, और जब हमारे पैसा हमसे चाहिए तो भैया तुमने देखा होगा गांव में जब जिसके पास पैसा होता है वो अपनी मर्जी अपने मांग अपनी तरीके से मनवाता है। फिर तो हम फ्रांस को सीधा बोल देते हैं, भाई तुझे हमारी शर्त मंजूर नहीं है ना, तू हमें चीज़ें नहीं देना चाहता, अपने घर चला जा, हम रशिया से खरीद लेंगे, रशिया हमारा वैसे भी पुराना दोस्त है। और जब रशिया ये कहता है कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, तो हम उसको बोलते हैं अरे बाबू तू तो सब जानता है ना, तेरा यूक्रेन के साथ लफड़ा चल रहा है, तो यूरोप और अमेरिका हमें नहीं मतलब समझा करना, तुझसे अगली बार खरीद लेंगे, क्यों टेंशन ले रहा है। तो ये चीज़ हम रशिया को बोल देते हैं। इधर हम फ्रांस को क्या बोल रहे हैं कि देख बेचना है तो हमारी शर्तों पे बेच, सीधी सिंपल बात है, समझ गए। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है भाई, चलो इसको तो मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, उस चीज़ का नाम है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट में था कि OECD का BEPS प्रिंसिपल क्या है। तो ये जो OECD का BEPS प्रिंसिपल है, ये है OECD क्या होती है। देखो OECD है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। अब आपको जान के देखो कितना अच्छा लगेगा, सिंपल सी चीज़ है। OECD में अमेरिका मेंबर है, OECD का मेंबर। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि भाई IR चलता कैसे है। OECD में सबसे पहले अमेरिका ने सिग्नेचर किया, अमेरिका ने सिग्नेचर किया है तो रशिया नहीं करेगा, ये रहा रशिया। क्या रशिया करेगा, रशिया ने बोला मैं नहीं करूँगा। रशिया नहीं करेगा तो चाइना भी नहीं करेगा, चाइना ने बोला मैं भी नहीं करूँगा। अब जब भाई रशिया और चाइना नहीं कर रहे, और ये डेवलपमेंट देश है, इंडिया ने कहा जब चाइना नहीं करेगा तो हम क्यों करेंगे भाई। इंडिया बोला हम भी नहीं करेंगे, इंडिया ने मना किया तो पाकिस्तान बोला हम क्यों करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने मना किया, ये इजराइल को तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ईरान भी नहीं करेगा, ईरान नहीं करेगा तो चाइना नहीं करेगा, तो इधर ताइवान नहीं करेगा, ताइवान नहीं करेगा तो भाई साहब इधर ये साउथ ईस्ट वाले नहीं करेंगे कोई सा भी। अमेरिका करेगा तो ये रहा जापान, जापान करेगा, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया करेगा, और ये रहे नाटो के मेंबर यूरोप के। ये कौन है, नाटो के मेंबर। ये तो भाई अमेरिका के लगभग मतलब वो नहीं होते हैं, बस क्या बोलूँ मैं, अमेरिका करेगा तो नाटो करेगा ही करेगा उस पर सिग्नेचर। इनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अमेरिका के पास है। तो अमेरिका ने जहाँ अंगूठा लगा दिया ये भी अंगूठा लगाएंगे, किसी से पूछने की सोचने की बात ही नहीं है, ख़त्म हो गई बात। अब ये जो OECD है, ये एसोसिएशन है, कितने देश हैं इसमें, इसमें 38 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 38 मेंबर। 38 मेंबर जो है ये यूरोप, अमेरिका और पैसिफिक एरियाज के हैं। अब इनका एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं OECD या G20 का बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोग्राम। ये एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है कि भाई जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अमेजन, फेसबुक, गूगल, ये जो है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये टैक्स लूप होल्स का यूज कर लेती थी। किसी कानून में कोई टैक्स लूप होल छुपा हुआ है ना, उसका यूज करके अपना जो प्रॉफिट है उसको शिफ्ट कर देती थी दूसरी जगह। और जब प्रॉफिट शिफ्ट हो गया तुम्हारा, तो ये क्या करते थे, ये टैक्स बचा लेती थी, अपना क्या बचा लेती थी, ये टैक्स बचा लेती थी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया गया BEPS। हम उनके बेस को इरोड नहीं होने देंगे और प्रॉफिट को शिफ्ट नहीं होने देंगे। अगर UPSC आपसे पूछ ले कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग किसका कॉन्सेप्ट है, तो G20 या OECD का कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए OECD वाले जो है, अमेरिका ने कहा तुम नहीं मानोगे, कंपनियां बोली नहीं मानेंगे, हम कुछ ना कुछ तो कमी ढूंढ ही लेंगे और हम जो है उस पैसे को दूसरे देश में ले जाएंगे और टैक्स देने से बच जाएंगे। अमेरिका ने बोला अरे बाबा मुझसे होशियारी कर रहे हो क्या, ये लो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ गए भाई G20 वाले। G20 वालों ने कहा हम लगाएंगे ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अरे इस दुनिया में कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे वहीं मिनिमम टैक्स लगा के आएंगे तुमसे। और वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स कितना था, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे 15%। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी
चले जाओ, हम रूल्स बनाएंगे और उन रूल्स को क्या बोलेंगे, ग्लोब रूल्स। लेकिन बस इसके लिए ना एक शर्त है, इसके लिए शर्त ये है कि 15% टैक्स उन पे लगेगा जिन कंपनियों का 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा का रिवेन्यू है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स GMT, ग्लोबल मिनिमम टैक्स कितना लगाया जाएगा, 15%। और किन कंपनियों पे लगाया जाएगा, जिनका 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा प्रॉफिट है, जिनका इतना रिवेन्यू है 750 मिलियन यूरो। और आप अगर दुनिया में कहीं भी जाओगे तो आप पे 15% टैक्स लिया जाएगा। और इसके लिए रूल्स क्या बनाए गए हैं, GLOBE, ग्लोब। जी से क्या बनेगा, ग्लोबल। ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स बनाए जाएंगे, ग्लोब रूल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देखो OECD में आपको 3 ही चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ क्या याद रखनी है, BEPS, ये याद रह जाएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। और तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, GLOBE, ग्लोब रूल्स हो गए, ग्लोबल मिनिमम टैक्स हो गया, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्ट हम होने नहीं देंगे क्योंकि हर देश को टैक्स चाहिए भाई। तो ये सारी की सारी कहानी हो गई आपकी इंडिया और फ्रांस को लेकर के। ठीक है, तो एक जो फ्रांस की विजिट हुई उससे हमने कितना कुछ लिया, ये थी इसमें समझने वाली बात।